हम लोग जो है इसमें द हिंदी न्यूज़पेपर के विश्लेषण को देखेंगे और ये जो है 30 दिसंबर 2024 का न्यूज़पेपर है, यानी कि आज का है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर है। एक देश एक चुनाव के पीछे जो है केंद्रीय विचार क्या है, पहले हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। जो एक देश एक चुनाव है उसके पीछे केंद्रीय विचार यह है कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसके साथ ही राज्य के विधानसभा के भी चुनाव कराए जाए, ठीक है। यानी देश भर में जो चुनाव की आवृत्ति है उसको कम किया जाए, लोकसभा के चुनाव और राज्यसभा के चुनाव जो है एक साथ कराए जाए। हालांकि ये अवधारणा जो है 1967 तक देश में प्रचलित था, लेकिन उसके बाद जो है दल बदल बर्खास्ती हो गया, सरकार का विघटन समय से पहले हो जाता था। इस कारण से जो है ये अव्यवस्था फैल गया। ये जो व्यवस्था है एक साथ एक देश एक चुनाव का, वो जो है व्यवस्था बाधित हो गया। और ये चक्र जो है पहली बार 1959 में टूटा, जब केंद्र के तत्कालीन केरल सरकार को जो है बर्खास्त करने के लिए अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था। इसके बाद जो है 1960 के बाद राजनीतिक दलों के बीच दल बदल और प्रति दल बदल के कारण कई विधानसभाओं के विघटन की स्थिति बन गई, जिस कारण अंततः लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव जो है वो अलग अलग आयोजित होने लगे। वर्तमान में हालांकि कुछ राज्य हैं जहां पर जो है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो है एक साथ कराए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, ये 4 राज्य हैं, ठीक। अरुणाचल प्रदेश, दूसरा सिक्किम हो गया, तीसरा जो है आंध्र प्रदेश हो गया और चौथा जो है ओडिशा हो गया। ये 4 राज्य हैं जहां पर जो है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो है एक साथ कराए जाते हैं। तो एक साथ चुनाव कराने का विचार का समर्थन जो है वर्ष 1999 में जो बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाले विधि आयोग का गठन किया गया था, उन्होंने भी जो है इसका समर्थन किया था। एक देश एक चुनाव का लाभ क्या है, तो यह जो है सरकार को एक बार चुनाव संपन्न हो जाने के बाद शासन पर ध्यान केंद्रित कर सकने में सक्षम बनाएगा। तो ये जो है सरकार को शासन पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा वर्तमान में देश के किसी न किसी हिस्से में कम से कम हर तीसरे माह में कोई न कोई चुनाव आयोजित होता ही रहता है और देश का पूरा ध्यान जो है इस चुनाव पर केंद्रित हो जाता है। प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक, मुख्यमंत्री से लेकर राज्य के मंत्री तक, सांसद, विधायक सब जो है इस चुनाव में व्यस्त रहते हैं। उनका ध्यान जो है विकास से हट जाता है। इसके अलावा जो है प्रशासन के विभिन्न स्तर पर अलग अलग स्तर की प्रशासनिक अपंगता की स्थिति बन जाती है। साथ ही जो है ये भारत की विकास संभावनाओं पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके अलावा जो है जो निर्वाचन आयोग हैं उनके द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और आदर्श आचार संहिता के कारण चुनाव अवधि के दौरान कोई नया नीतिगत निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इससे केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय सभी स्तर पर प्रमुख नीतिगत निर्णय में देरी की स्थिति बन जाती है। यहाँ तक कि जब कोई नया नीतिगत निर्णय आवश्यक नहीं होता है तब भी चुनाव की अवधि के दौरान क्रियान्वित परियोजनाओं का क्रियान्वयन जो है पटरी से उतर जाता है, क्योंकि राजनीतिक कार्यकारी के साथ साथ सरकारी अधिकारी भी जो है नियमित प्रशासन की अनदेखी करते हुए चुनाव संबंधी कर्तव्यों में व्यस्त हो जाते हैं। इसके अलावा जो इसका सबसे बड़ा लाभ है वो है कि चुनाव की लागत में कमी आएगी। राजनीतिक भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण बार बार होने वाला चुनाव भी है। प्रत्येक चुनाव में भारी मात्रा में धन जुटाना पड़ता है। एक साथ चुनाव कराने पर राजनीतिक दलों का चुनावी खर्च पर्याप्त रूप से कम हो सकता है। इससे धन की उगाही का दोहराव नहीं होगा। इससे जनता और व्यापारिक समुदाय को चुनाव चंदे के बारंबार दबाव से मुक्ति मिलेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये भारत का आंकड़ा है। यहाँ पर जो है वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में जो है 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसके अलावा यदि चुनाव एक साथ आयोजित होते हैं तो निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाने वाले खर्च को भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा जो है निसंदेह एक देश एक चुनाव अवधारणा पर चुनाव आयोजित कराने हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचे स्थापित करने के लिए चुनाव आयोग को आरंभ से व्यापक धनराशि का निवेश करना होगा। इसके साथ ही सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची का उपयोग किया जा सकता है। इससे मतदाता सूची के अद्यतन
करने में लगने वाले समय और धन की भारी बचत होगी। इससे नागरिकों के लिए भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि उन्हें हर बार सूचीबद्ध हो जाने के बाद मतदाता सूची से अपना नाम गायब होने की चिंता से मुक्ति मिलेगा। इसके अलावा सबसे बड़ा जो कारण है वो सुरक्षा बलों की तैनाती की कमी का है। जैसे कि चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी या अर्धसैनिक बल की जरूरत पड़ती है, और इसमें बड़े पैमाने पर जो है इसकी पुनः तैनाती किया जाता है, जिसमें जो है भारी लागत आता है। तो यह कानून प्रवर्तन से संलग्न प्रमुख कर्मियों को उनके महत्वपूर्ण कार्यों से विचलित भी करता है। अगर एक साथ चुनाव आयोजित किया जाएगा तो इस तैनाती की आवश्यकता को भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा जो है खरीद फरोख्त की कमी आएगी, उसका अंत होगा। विशिष्ट अवधि पर चुनाव कराने से संभावित रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा खरीद फरोख्त या हॉर्स ट्रेडिंग में कमी आ सकती है, जो दल बदल विरोधी कानून के प्रवर्तन के बावजूद चिंता का विषय बना हुआ है। निश्चित अंतराल पर चुनाव कराने से उनके लिए व्यक्तिगत लाभ के लिए दल बदलना या गठबंधन करना जो है वह कठिन सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा जो है फ्री व्रीज में कमी और राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। बार बार चुनाव कराने के कारण सरकारें हर चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ नीतिगत निर्णय लेती है। हालांकि इसे पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन सरकारों द्वारा मुफ्त उपहारों या फ्री व्रीज की घोषणा करने की आवृत्ति में कमी आएगी। बार बार चुनाव के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि कई राज्य सरकारें वित्तीय बदहाली की शिकार हैं। चुनाव की संख्या कम होने से उनकी वित्तीय स्थिति बेहतर बन सकती है। एक साथ चुनाव कराने का आशय क्या है? तो एक साथ चुनाव कराने का विचार भारतीय चुनावी चक्र को इस तरह से संरचित करने को लेकर है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव एक साथ निश्चित समय के भीतर हो। हालांकि वर्ष 1967 तक इस अवधारणा के तहत चुनाव आयोजित किए गए, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने से पहले विधानसभा और लोकसभा के बार बार भंग होने के कारण यह अभ्यास जो है धीरे धीरे प्रचलन से बाहर हो गया। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर में चर्चा किया कि वर्तमान में जो है कुछ राज्य हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम, यहाँ पर जो है विधानसभा के चुनाव जो है लोकसभा चुनाव के साथ ही हो जाते हैं। अगस्त 2018 में भारत के विधि आयोग द्वारा एक साथ चुनाव कराने पर जारी मसौदे रिपोर्ट के अनुसार एक राष्ट्र एक चुनाव के अभ्यास से सार्वजनिक धन की बचत की जा सकती है, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर पड़ने वाले तनाव को कम किया जा सकेगा, सरकारी नीतियों के समय पर कार्यान्वयन होगा तथा चुनाव प्रचार के बजाय विकास गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न प्रशासनिक सुधार किए जा सकेंगे। इसके अलावा जो है भारत में एक साथ चुनाव की व्यवस्था का बहाल करने के लिए किस किस समिति ने सिफारिश की थी, जैसे कि जो लॉ कमीशन वर्किंग पेपर है, उन्होंने 2018 में सिफारिश किया था कि संविधान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की प्रक्रिया के नियमों में संशोधन के माध्यम से एक साथ चुनाव बहाल किए जा सकते हैं। वर्ष 1951 के अधिनियम की धारा 2 में एक परिभाषा जोड़ी जा सकती है। इसके अलावा जो है लोकसभा और राज्य विधानसभा के कामकाज के नियमों में संशोधन के माध्यम से अविश्वास प्रस्ताव को रचनात्मक अविश्वास मत से बदला जा सकता है। त्रिशंकु विधानसभा अथवा संसद में गतिरोध को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून की शक्ति को कम किया जा सकता है। लचीलापन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आम चुनाव की घोषणा के लिए 6 महीने की वैधानिक समय सीमा को बार बार बढ़ाया जा सकता है। यह जो है लॉ कमीशन वर्किंग पेपर की सिफारिश थी। इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे देश हैं भारत के अलावा जहां पर एक साथ चुनाव कराए जाते हैं, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका है, और दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभा के चुनाव जो है 5 साल के लिए एक साथ होते हैं, और यहाँ पर जो है नगर पालिका के चुनाव जो है 2 साल बाद होते हैं। इसके अलावा जो स्वीडन है, वहाँ पर राष्ट्रीय विधायिका और प्रांतीय विधायिका, जिसको काउंटी परिषद कहा जाता है, और जो स्थानीय निकाय या नगर पालिका हो गया, उसके चुनाव जो है हर 4 साल के लिए जो है एक निश्चित तिथि यानी कि सितंबर के जो दूसरा रविवार होता है उसी दिन जो है कराया जाता है, और ये चुनाव जो है बिल्कुल साथ साथ कराए जाते हैं। लेकिन अधिकांश अन्य बड़े लोकतंत्र में एक साथ चुनाव की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे कि भारत में भी नहीं है। इसके अलावा जो है ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद और उनके कार्यकाल को स्थिरता और पूर्वान्मेयता की भावना प्रदान करने के लिए निश्चित अवधि संसद अधिनियम 2011 पारित किया गया। इसमें प्रावधान किया गया था कि पहला चुनाव 7 मई 2015 को, उसके बाद हर 5वें वर्ष मई के पहले गुरुवार को होगा। तो ब्रिटेन में भी जो यह ढांचा लाया गया।
इसके अलावा जो है जर्मनी के जो संघीय गणराज्य के लिए बुनियादी कानून अनुच्छेद 67 है, उसमें अविश्वास के रचनात्मक वोट का प्रस्ताव करता है और पदाधिकारी को बर्खास्त करते हुए उत्तराधिकारी का चुनाव जो है यहाँ पर कराया जाता है। तो यहाँ पे भी जो है ये चुनाव साथ साथ होते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, ब्रिटेन और जर्मनी में जो है एक साथ चुनाव कराए जाते हैं। इसके अलावा जो है चुनाव सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक साथ एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने भारत में लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई समिति की रिपोर्ट इस महत्वपूर्ण बदलाव को सुविधाजनक बनाने के लिए संविधान में व्यापक सिफारिश और संशोधन की रूपरेखा तैयार करती है। अब ये जो उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, इसकी सिफारिशें क्या हैं? तो ये जो है एक साथ चुनाव के लिए संक्रमण के दौरान जो है किन किन चीजों में संशोधन होगा, जैसे कि अनुच्छेद 82A में जो है संशोधन होगा। जैसे कि समिति राष्ट्रपति को लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव शुरू करने के लिए नियत तारीख निर्दिष्ट करने का अधिकार देने के लिए संविधान का जो अनुच्छेद 82A है उसमें संशोधन करने का सुझाव देता है। इसके अलावा इस तारीख के बाद जिन राज्य विधानसभाओं में चुनाव होने हैं वे एक साथ चुनाव कराने की सुविधा के लिए अपनी शर्तों को संसद के साथ समन्वित कर लेगी। इसके अलावा जो है जो अवधि समन्वय है उसको लेकर भी इसमें बात कहा गया है कि यदि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता है और लागू किया जाता है तो संभवतः पहला एक साथ चुनाव जो है वर्ष 2029 में हो सकता है, और वैकल्पिक रूप से यदि 2034 के चुनाव को लक्षित किया जाता है तो वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद नियत तारीख की पहचान की जाएगी। इसके अलावा जिन राज्य में जून 2024 और मई 2029 के बीच चुनाव होने हैं उनका कार्यकाल 18वीं लोकसभा के साथ समाप्त हो जाएगा, भले ही इसके परिणाम स्वरूप कुछ राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल एक बार के उपाय के रूप में 5 साल से कम हो। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे राज्य अपने चुनाव चक्र को समन्वित करेंगे। वर्ष 2024 के चुनाव के बाद चुनी गई सरकार अपनी प्राथमिकता के आधार पर वर्ष 2029 और 2034 को लक्ष्य करते हुए एक साथ चुनाव लागू करने के लिए शुरुआती बिंदु तय करेगी। संसद या विधानसभा के समय से पहले भंग होने की स्थिति में समन्वय बनाए रखने के लिए समिति ने एक साथ चुनाव के अगले चक्र तक केवल शेष कार्यकाल या असमाप्त अवधि के लिए नए चुनाव कराने की सिफारिश की है, और यह उपाय जो है सुनिश्चित करता है कि कोई भी त्रिशंकु सदन या अविश्वास प्रस्ताव एक साथ चुनाव की समग्र समय सीमा को प्रभावित नहीं करता है। तो एक साथ चुनाव कराने के संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें अनुच्छेद 83 आता है और इसका विवरण इस प्रकार है कि लोकसभा की अवधि निर्दिष्ट करता है। जो अनुच्छेद 83 है वो लोकसभा की अवधि निर्दिष्ट करता है, जिसमें कहा गया है कि यह अपनी पहली बैठक से 5 वर्ष तक जो है जारी रहेगी जब तक पहले भंग ना हो जाए। ये जो है अनुच्छेद 83 में कहा गया है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 172 है इसमें कहा गया है कि राज्य विधानसभाओं की अवधि से संबंधित यह घोषणा करते हुए कि एक विधानसभा अपनी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक जारी रहेगी। तो ये जो है ये दोनों अनुच्छेद, जैसे कि 83 जो है लोकसभा के बारे में जो है समय का प्रावधान किया है और 172 जो है वो राज्य विधानसभाओं की अवधि के बारे में जो है प्रावधान किया है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 324 है ये जो है निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची की तैयारी और संसद, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के चुनाव की निगरानी, निर्देशन, नियंत्रण करने के लिए सशक्त बनाता है। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 356 है और ये जो है संवैधानिक शासन की विफलता के मामले में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है, जिससे राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष शासन किया जा सकता है। इसके अलावा जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है। इसमें भारत में चुनाव कराने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जिसमें मतदाता सूची, सदस्यों के लिए योग्यता और चुनाव आचरण जैसे पहलू जो है शामिल हैं। तो ये जो है 5 चीजें हैं अनुच्छेद 83, जिसमें समय का प्रावधान है,
लोकसभा को लेकर, अनुच्छेद 172 जिसमें राज्य विधानसभा को लेकर समय का प्रावधान है, अनुच्छेद 324 जिसमें निर्वाचन आयोग को लेकर प्रावधान है, अनुच्छेद 356 जिसमें संवैधानिक शासन की विफलता के मामले में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, और इसमें जो है जो चुनाव आचरण है, जो मतदाता सूची है, इन सब से जुड़े पहलू जो है इसमें शामिल हैं। भारत में एक साथ चुनाव कराने का इतिहास क्या था? तो भारत में एक साथ चुनाव जहां लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों एक साथ निर्वाचित होते थे, और आज़ादी के बाद जो है शुरुआती जो वर्ष था, जैसे 1952 हो गया, 1957 हो गया, 1962 हो गया, ये 3 फेज में जो है ये प्रचलित रहा था। हालांकि जब राजनीतिक अस्थिरता, राज्य विधानसभा का जो शीघ्र विघटन हो जाता था या जो क्षेत्रीय मुद्दे होते थे, उस वजह से जो राज्य की सरकारें थी या जो केंद्र की सरकारें थी वो प्रभावित होती थी, तो इस वजह से जो है धीरे धीरे प्रथा समाप्त हो गया। हालांकि 2019 में जो है केवल 4 ही राज्य थे जहां पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो है एक साथ कराए गए, और ये जो है 4 राज्य में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम शामिल है। ठीक है, ये 4 राज्य जो है शामिल है, आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, ओडिशा है और सिक्किम शामिल है। ये जो 4 राज्य है जहाँ पर जो है 2019 में जो है लोकसभा, ठीक है, और विधानसभा का जो चुनाव है एक साथ कराए गए थे। अब हमारा जो अगला न्यूज है वो इंटरनेट शटडाउन को लेकर है, और 2024 में जो है ये 60 बार जो है इन भारत में इंटरनेट शटडाउन हुआ है, और ये जो है 8 वर्ष में सबसे कम जो है हुआ है। लेकिन फिर भी हालांकि जो है 60 बार इंटरनेट शटडाउन जो है ये ज़्यादा है। इसमें ये कहा गया है कि भारत में ही इस तरह की चीज़ें नहीं होती है, दूसरे देश में भी जो है इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। हालांकि जो है भारत एक चर्चा का विषय बन जाता है, लेकिन ये दूसरे देशों में भी चीज़ें लागू होती। तो हमारा विषय ये नहीं है, विषय ये है कि इंटरनेट शटडाउन किसे कहते हैं। तो इंटरनेट शटडाउन का उपाय जो है, इसका उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब नागरिक अशांति की स्थिति होती है, ताकि सरकारी कार्रवाइयों के संबंध में सूचना के प्रवाह को जो है अवरुद्ध किया जा सके। क्योंकि जो इंटरनेट है उसके माध्यम से जो है बहुत सारी अव्यवस्था भी फैलाई जाती है इस दौरान। तो इंटरनेट शटडाउन का उपयोग जो है आमतौर पर तब किया जाता है जब नागरिक अशांति की स्थिति उत्पन्न होती है, और सरकार जो है इस कार्रवाई के दौरान जो है सूचना के जो प्रवाह होते हैं उसको नियंत्रित करता है या उसको अवरुद्ध करता है। शटडाउन में अक्सर इंटरनेट कनेक्टिविटी या प्रभावित सेवाओं की पहुंच को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। हालांकि सरकारें तेजी से बैंडविड्थ को कम करने या मोबाइल सेवा को 2G तक सीमित करने का सहारा लेती है, जो नाम मात्र की पहुंच बनाए रखते हुए इंटरनेट का सार्थक उपयोग करना बेहद मुश्किल बना देती है। इसके अलावा जो है दुनिया भर की सरकारों ने कई कारणों का हवाला देते हुए इंटरनेट को बंद करने का सहारा लिया है। इसके अलावा जो है वीडियो, लाइव प्रसारण या अन्य पत्रकारिता कार्यों को साझा करने तथा देखना मुश्किल हो जाता है, जिन्हें अक्सर नागरिक समाज आंदोलन, सुरक्षा उपायों के साथ साथ चुनावी कार्रवाइयों के दौरान आदेश दिया जाता है, और मानवाधिकार की निगरानी व रिपोर्टिंग को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करता है। इंटरनेट शटडाउन से संबंधित प्रावधान क्या है? तो एक तो है भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 5 का दूसरा खंड, और दूसरा जो है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 है। तो जो भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 5 का जो दूसरा खंड है वो दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन नियम 2017 के साथ जो है इसको पढ़ा जाना आवश्यक रहता है। जो सेवाओं के अस्थायी निलंबन है उसमें सार्वजनिक आपातकाल, सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े हुए नियम शामिल हैं, और ये नियम जो है संघ या राज्य के गृह सचिव को सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के मामले में किसी भी टेलीग्राफ या तार, इंटरनेट सहित को निलंबित करने का आदेश देने की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये गृह सचिव को जो है, जो संघ या राज्य के गृह सचिव है, उनको ये अधिकार दिया गया है, और साथ में उनको ये भी कहा गया कि वो लिखित तौर पे इस तरह की चीजें दे, और ये आदेश एक समिति द्वारा 5 दिनों के भीतर समीक्षा की जानी चाहिए, और यह एक बार में 15 दिनों की अवधि तक जारी नहीं रह सकता है। यानी एक बार अगर इंटरनेट बंद हुआ तो उसको जो है 15 दिनों की अवधि तक जो है लगातार जारी नहीं रखा जा सकता। हालांकि बीच में लागू करके फिर से बंद किया जा सकता है, लेकिन लगातार जो है वो 15 दिनों से अवधि तक नहीं रह सकता है, और एक समिति द्वारा जो है वो 5 दिनों के भीतर इसकी समीक्षा भी की जानी है। किसी
आवश्यक स्थिति में संघ या राज्य के गृह सचिव द्वारा अधिकृत संयुक्त सचिव स्तर या उससे ऊपर अधिकारी आदेश जारी कर सकता है। इसके अलावा जो दंड प्रक्रिया संहिता था उसकी धारा 144 भी इससे संबंधित था। जैसे कि यह धारा एक जिला मजिस्ट्रेट, एक उप विभागीय मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट को विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक शांति में किसी भी उपद्रव या व्यवधान को निषिद्ध करने या रोकने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार देती है। ऐसे आदेशों में किसी विशेष क्षेत्र में एक निर्दिष्ट अवधि के लिए इंटरनेट सेवाओं का निलंबन किया जाना शामिल होता है। इसके अलावा जो है इंटरनेट शटडाउन के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। सबसे पहली चीजें तो भरोसे में कमी की स्थिति का निर्माण होता है और वर्तमान में इंटरनेट एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है और सार्वजनिक रूप से प्रकट होने के बिना इसे जो है प्रतिबंधित करना भरोसे की कमी की स्थिति को, जो ट्रस्ट डिफिसिट है, उसका भी निर्माण करता है। भरोसे की कमी की स्थिति इससे भी बनी है क्योंकि केंद्र सरकार ने अनुराधा भसीन मामले में न्यायालय के निर्देशों को वैधानिक मान्यता प्रदान करने का पर्याप्त प्रयास नहीं किया है। जो अनुराधा भसीन मामले है उस पे जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है आदेश दिया गया था। इसके अलावा जो है वर्ष 2020 में भारत सरकार ने इंटरनेट निलंबन आदेशों को अधिकतम 15 दिनों तक सीमित करने के लिए दूर संचार अस्थायी सेवा निलंबन लोक आपात या लोक सुरक्षा नियम 2017 में संशोधित किया। लेकिन इस संशोधन में आदेश प्रकाशित करने के लिए सरकार पर कोई दायित्व लागू नहीं किया गया और न ही इसमें इन आदेशों की आवधिक समीक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को कोई स्थान दिया गया। इसके अलावा जो है इससे आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है। जैसे कि वर्ष 2020 में जो है इंटरनेट निलंबन के 129 अलग अलग जो है मामले आए थे और जैसे कि ऊपर में जो है 2024 में जो है ये 60 मामले आए हैं। तो 2024 में कम है, 2020 में जो है 129 मामला आया था और इससे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ था और इससे जो है 10.3 मिलियन लोग जो है वो प्रभावित हुए थे। इंटरनेट सूचना, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आजीविका का एक स्रोत होने के साथ साथ जो है ये भारतीय समाज के सदस्यों के लिए एक दूसरे के प्रति जो है संवाद का भी जरिया है इंटरनेट, और वो भी जो है इस वजह से अवरुद्ध हो जाता है। इसके अलावा जो है यह मानव विकास के विरुद्ध भी कार्य करता है क्योंकि इसके निलंबन होने से मनुष्य पर जो है आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और पत्रकारिता संबंधी नुकसान भी जो है उठाना पड़ता है। और इंटरनेट के आपातकाल के समय जो है प्रतिबंध लगाया जाना उचित हो सकता है, लेकिन इसे प्रतिरोध के अधिकार के लोकतांत्रिक अभ्यास को बाधित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में ऐसे अशांत समय में एक दूसरे की सहायता के लिए इंटरनेट का जो है प्रयोग व्यापक तौर पर होता है, तो अगर उस वक्त किया जाता है तो वो जो है मानव विकास को अवरुद्ध कर देगा। इसके अलावा जो है निम्न सामाजिक आर्थिक वर्गों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इंटरनेट प्रतिबंधों को प्रायः इस आधार पर उचित ठहराया जा सकता है कि वे मोबाइल डेटाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है, लेकिन अगर ऐसे दृष्टिकोण नहीं है तो फिर इसका उद्देश्य जो है वो गलत हो सकता है। जैसे कि भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतों पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल डिवाइस उपयोगकर्ता कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के 97.02% भाग का निर्माण करता है और केवल 3% उपयोगकर्ताओं के पास जो है ब्रॉडबैंड इंटरनेट तक पहुंच है। इस आंकड़े में 2 वर्ष में किसी खास बदलाव की संभावना नहीं है क्योंकि ब्रॉडबैंड इंटरनेट अभी भी जो है महंगा है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इंटरनेट प्रतिबंध निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों पर भी जो है प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके अलावा जो अब हमारा अगला न्यूज है वो पीएम इंटर्नशिप स्कीम को लेकर है और इसके तहत जो है 6.21 लाख एप्लीकेशन जो है वो केंद्र को प्राप्त हुआ है और इतना भारी संख्या में जो एप्लीकेशन प्राप्त हुआ है तो हम लोग जानेंगे जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम है वो क्या है। तो इस योजना का उद्देश्य जो है युवा बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। ठीक है, जो युवा हैं उसको बेरोजगारी की जो समस्या से वो जूझ रहे होते हैं उसको समाप्त करने के लिए विद्यार्थियों को जो है इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसका उद्देश्य जो है आगामी 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना है। आवेदकों को सरकार की ओर से 4500 रुपये मासिक जो है छात्रवृत्ति कह वो मिलेगा
और कंपनियों द्वारा जो है 1 वर्ष के लिए उनकी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के अतिरिक्त 500 रुपए दिए जाएंगे। नामांकन के समय जो है 6,000 रुपए का एक मुश्त अनुदान प्रदान किया जाएगा और साथ ही पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज भी प्रदान किया जाएगा। इसके पात्रता मापदंड क्या है, तो जो स्टूडेंट है उसकी आयु 21 से 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उनके पास कम से कम जो है 10वीं कक्षा की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि जो IIT IIM से स्नातक हैं या फिर जो CA हैं उनको जो है इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो है ये पूर्णकालिक रोजगार नहीं है, ये जो है कुछ ही समय के लिए रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा जो है परिवार की वार्षिक आय जो है अगर 8 लाख रुपए से अधिक है वैसे लोगों को जो है इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, यानी जो सरकारी कर्मचारी वाले परिवार हैं वो इसके लिए अपात्र हैं। इसके अलावा जो है इस योजना का लाभ जो है यह योजना जो है वास्तविक दुनिया के वातावरण में व्यवहारिक कौशल प्रदान करती है और इससे युवाओं को जो है वित्तीय सहायता मिलेगा। इसके बाद जो हमारा अगला न्यूज है वो मणिपुर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर को जो है रीस्टोर करने से लेकर है। इस पे जो है हम लोग अलग से चर्चा करेंगे और इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए जो है इसको हम लोग रहने देते हैं। अगला जो है वो कुचिपुड़ी को लेकर है और भारत में जो सबसे पुराने नृत्य है उसमें से कुचिपुड़ी जो एक है और ये जो है अब युवा पीढ़ी के बीच जो है धीरे धीरे अप्रचलित होता जा रहा है। हालांकि जो है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले का एक गांव है। आंध्र प्रदेश में जो है एक कृष्णा जिला है, वहां पर जो है कुचिपुड़ी नाम का एक गांव भी है और भारत के सबसे पुराने नृत्य में से जो है कुचिपुड़ी एक रहा है। कुचिपुड़ी नृत्य जो है एक नृत्य नाटिका प्रदर्शन है। इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं जो प्राचीन काल से जो है पुरुषों तक ही सीमित हुआ करता था, लेकिन अब जो है इसमें महिलाएं भी जो है ये अपना योगदान दे रही है और ये हिंदू पौराणिक कथाओं पर जो है आधारित होता है। उसी की कहानियां जो है इसमें दर्शाई जाती है। इसके अलावा जो है ये लोगों के बीच में अपना संदेश पहुंचाता है। कुचिपुड़ी भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से भी एक है। पीढ़ियों से लोगों ने गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम द्वारा इस शास्त्रीय नृत्य को सीखा है। वर्तमान में यह कला सरकार से संरक्षण की कमी के कारण संकट की स्थिति में है और साथ ही इस कला ने महामारी के वर्षों में इसके परंपरागत 6 गुरुओं को भी खो दिया। जो कोरोना का समय आया था, जो इसके 6 गुरु थे परंपरागत, उनका निधन हो गया था। तो इस वजह से जो है इसके संरक्षण की कमी का अस्तित्व भी जो है आ गया है। भविष्य में युवाओं के लिए इसमें अवसरों की कमी है। वर्ष 2014-18 के बीच में संगीत नाटक अकादमी ने आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के सहयोग से कुचिपुड़ी यक्षगानम के ऑडियो, वीडियो और फोटो को संग्रहित किया है। गुरु पशुमर्थी रतैया शर्मा यक्षगानों के प्रमुख कुचिपुड़ी गांव में रहने वाले सबसे पुराने गुरु थे। गुरु पशुमर्थी रतैया शर्मा, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो 17वीं शताब्दी में एक वैष्णव कवि थे जिनका नाम जो है सिद्धेंद्र योगी था, ठीक है, सिद्धेंद्र योगी था। उन्होंने जो है यक्ष गान के रूप में एक कुचिपुड़ी शैली की कल्पना की। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित एक गांव का नाम है और इसमें जो है श्रृंगार रस की प्रधानता होती है और इसका जो विषय वस्तु होता है वो पंथ निरपेक्ष होता है। इसके अलावा जो है इसके प्रदर्शन में जो है काव्योत्तम होता है, जो नृत्य और जो व्यापक कलाबाजी है और जो शुद्ध नृत्य है उन दोनों के बीच के संगम को भी यह दर्शाता है। इसके अलावा जो है सुल्लाकात या पताक्षर होता है, ये जो है नृत्य का ही भाग है और इस सामूहिक प्रदर्शन से इसको दिखाया जाता है। इसके अलावा जो है इसकी जो मुख्य विषय वस्तु है वो भागवत पुराण की कहानियां होती है और इसके अलावा जो है नर्तकों को जो है भागवत तालु कहा जाता है और लास और तांडव जो है दोनों तत्व जो है इस नृत्य के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसके अलावा जो है इसमें मृदंगम हो गया, मजीरा हो गया, वायलिन या बीना हो गया, इन सब का प्रयोग जो है वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। इसके अलावा जो है इसमें कई सारे शब्द के रूप में नृत्य है, जैसे कि हम लोग इसको नीचे देखेंगे। और इसके जो प्रसिद्ध प्रतिवादक थे उसमें राधा येड्डी हो गया, राजा येड्डी हो गया, यामिनी हो गया, कृष्णामूर्ति हो गया, इंद्रायणी रहमान हो गया, ये जो है इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक रहे थे। जो कुचिपुड़ी है उसके कुछ तथ्य है, जैसे कि मंडुक शब्दम है, इसमें जो है मेढक की कहानी के विषय में बताया जाता है। एक जो है तरगम है, इसमें जो है जो
पीतल की थाली के किनारे पर पैर को संतुलित किया जाता है और सर पर जो है पानी से भरा एक घड़ा होता है और उस दोनों को संतुलित करते हुए जो है नृत्य किया जाता है। और ये जो नृत्य है ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें इस शैली को जो है सबसे अधिक लोकप्रिय बनाया गया है और थाली के बीच में जो है 2 दीपक भी जल रहे होते हैं। ठीक है, तो जो तरगम है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है इसमें। इसके अलावा जो है जल चित्र नृत्यम है। इसमें नृत्य के साथ साथ जो है पैर के अंगूठे से जमीन पर आकृति बनाई जाती है और यह शैली भी जो है देखने में आकर्षक लगता है। इसके अलावा कुचिपुड़ी नृत्य के कई अंग हैं, जैसे कि 4 मुख्य अंग हैं जो इसमें वाचिका आता है, आहार्या आता है, अंगिका आता है और सात्विका आता है। वाचिका, आहार्या, अंगिका और सात्विका ये जो है कुचिपुड़ी नृत्य के 4 अंग हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि इसरो जो है अभी लगातार न्यूज में रह रहा है। इसरो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत एक अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका मुख्यालय जो है कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में है। इसका लक्ष्य जो है अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रहों की खोज को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। ठीक है, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड अंतरिक्ष उत्पादों, तकनीकी परामर्श सेवाओं और इसरो द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण और इसके प्रचार एवं वाणिज्यिक दोहन हेतु इसरो की जो है एक विपणन शाखा है और जो श्री एस सोमनाथम है वो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1960 के दशक के दौरान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों की शुरुआत की गई और स्थापना के बाद जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के 3 अलग अलग प्रकार थे, जैसे कि संचार और सुदूर संवेदन के लिए उपग्रह, अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली और अनुप्रयोग कार्यक्रम। एक संचार सुदूर संवेदन के लिए जो है उपग्रह था, दूसरा अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली था और तीसरा जो है अनुप्रयोग कार्यक्रम थे। ये 3 जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के अलग अलग प्रकार थे। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की शुरुआत जो है डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर रामानाथन के नेतृत्व में हुई थी और वर्ष 1975-76 के दौरान सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट आयोजित किया गया और इसे जो है विश्व का सबसे बृहद समाजशास्त्रीय परीक्षण कहा गया। इसके बाद जो है खेरा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसमें गुजरात राज्य में आवश्यकता आधारित और स्थानीय विशिष्ट कार्यक्रम प्रसारण के लिए एक फील्ड प्रयोगशाला के रूप में कार्य किया गया। इस अवधि के दौरान पहला भारतीय अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट विकसित किया गया और एक शोभित लॉन्चर का उपयोग करके उसको प्रोमोचित किया गया। लो अर्थ ऑर्बिट्री हेतु 40 किलोग्राम की भार क्षमता रखने वाले पहला प्रमोचक यान SLV-3 का विकास हुआ और इसका सफल प्रमोचन जो है वर्ष 1980 में किया गया, जो अंतरिक्ष कार्यक्रम में 2 जो है वो प्रमुख मील का पत्थर साबित हुआ। इसके अलावा जो है 80 के दशक के दौरान जो है प्रायोगिक चरण में भास्कर प्रथम और भास्कर द्वितीय मिशन सुदूर संवेदन क्षेत्र में अग्रणी कदम थे, जबकि जो है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट जिसको एप्पल कहा गया वो भविष्य की संचार उपग्रह प्रणाली के लिए अग्रदूत बन गया। इसके अलावा जो है 90 के दशक में परिचालन चरण के दौरान प्रमुख अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा 2 व्यापक वर्गों के तहत बनाया गया था। एक वर्ग जो है वो बहुउद्देशीय भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के माध्यम से संचार प्रसारण और मौसम विज्ञान के लिए था, जबकि दूसरा जो है भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली के लिए था। इस चरण के दौरान ध्रुवीय उपग्रह प्रमोशन प्रणाली का विकास, उसका संचालन, उसके भूतकालिक उपग्रह प्रमोशन रॉकेट के विकास सहित अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो है उसके द्वारा हासिल किया गया। इसके बाद जो है हम लोग पिछले न्यूज को देखेंगे, उसमें जैसे कि हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो हिंद महासागर था उसमें जो है जो विनाशकारी सुनामी आया था उसके 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 2004 में जो है हिंद महासागर में एक विनाशकारी सुनामी उत्पन्न हुआ था और यह जो है इंडोनेशिया के सुंडा ट्रेंच के पास जो है वो 9.1 तीव्रता के साथ जो है एक भूकंप आया था, जिसके कारण जो है यह सुनामी आया था और यह सुनामी जो है 14 देशों में जो है भारी तबाही मचाई थी, इसलिए जो है इसको टेली सुनामी भी कहा गया था। ठीक है, सुंडा ट्रेंच प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है। जो सुंडा ट्रेंच है वो जो प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर है वहां पर अवस्थित है और रिंग ऑफ फायर जो है तीव्र ज्वालामुखी भूकंपीय गतिविधियों के लिए जो है एक आर्च के रूप में है, जो दक्षिण पूर्वी एशिया में होते हुए जापान से लेकर प्रशांत बेसिन तक ये जो है फैला हुआ है। सुनामी क्या है?
तो सुनामी जो है भूकंप, भूस्खलन, समुद्र में लावा प्रवेश, समुद्री पर्वत के ढहने, उल्कापिंड के प्रभाव के कारण समुद्री नितल पर तीव्र हलचल उत्पन्न होती है, जिसके कारण जल के भीतर जो है एक अशांति वाली तरंग उत्पन्न होता है और उससे जो है एक पानी का जो रुख है वो एक तरफ आ जाता है और उसे ही जो है सुनामी कहा जाता है। सुनामी की विशेषता क्या है कि सुनामी की लहरें गहरे महासागरीय क्षेत्र में जहाज़ों द्वारा जो है अनुभव नहीं किया जाता है, क्योंकि वह इन लहरों की ऊंचाई जो है वहाँ पर बहुत कम होती है, जबकि इन लहरों के बीच की दूरी जो है एक दूसरे से बहुत अधिक होती है। हालांकि जब सुनामी उथले जल के पास पहुंच जाती है, यानी जहाँ पर जल कम होता है, तब जो है वहाँ पर जो सुनामी के लहरों का आयाम है वो ऊंचाई के साथ बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर जैसे ये वाला भाग जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है समुद्र के अंदर वाला भाग है, काफी अंदर है, तो यहाँ पर जो है जो वेव लेंथ है वो बहुत ऊंचाई के साथ बहुत कम होगा। फिर जैसे जैसे जो है ये किनारे पर आता जाएगा, उथले जल की तरफ आता जाएगा, इसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ती चली जाती है। जैसे यहाँ पर इस तरह से बढ़ रहा है तो ये जो ऊंचाई बढ़ता चला जाता है। तो जब सुनामी जो है उथले जल के पास पहुंचती है तो समुद्री लहरों का आयाम जो है वो ऊंचाई के साथ बढ़ जाता है। सुनामी की गति समुद्र की गहराई पर निर्भर करती है, ना कि लहर के दूसरे स्रोत पे। इसके अलावा जो है सुनामी के प्रभाव से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, तो ये एक जो है वो यूनेस्को IOS जो सुनामी रेडी रिकग्निशन प्रोग्राम है, ये भी जो है इससे जुड़ा हुआ प्रोग्राम है। ये वैश्विक तटीय क्षेत्रों में सुनामी से संबंधित जोखिमों की रोकथाम को मजबूत करने के लिए एक स्वैच्छिक एवं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आधारित प्रयास है। इसके अलावा जो है सुनामी यूनाइटेड प्रोग्राम है। यह सुनामी से निपटने से जुड़ी तैयारियां बेहतर बनाने के लिए यूनेस्को की प्रमुख पहल है। इसके अलावा जो है वैश्विक सुनामी पूर्व चेतावनी और शमन कार्यक्रम है, और ये जो है ऊपर वाला का ही हिस्सा है और ये एक कार्यक्रम के तहत है और इसके जो सदस्य देश हैं उसको सुनामी से संबंधित जोखिमों को आकलन करने, पूर्व चेतावनी प्रणाली लागू करने में जो है सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा भारत में जो है भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र का विकास किया गया है। इसे भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है और जो भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र है वो भारत को सुनामी से संबंधित सलाह सूचना देने हेतु जो है और नोडल एजेंसी है और ये जो है हैदराबाद में स्थित है। भारत के सुनामी प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे एप्स और डिवाइस का विकास किया गया है, जैसे कि समुद्र में चेतावनी और अलर्ट देने के लिए जो है जेमिनी डिवाइस का विकास किया गया है। इसके अलावा जो है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया था। भारतीय वन सर्वेक्षण द्विवार्षिक यानी कि 2 वर्षों में एक बार के आधार पर जो है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट को जो है पहली बार 1987 में प्रकाशित किया गया था। जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है इसकी श्रृंखला जो है यानी 18वें नंबर की रिपोर्ट है और भारतीय वन सर्वेक्षण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत जो है कार्य करने वाला एक संगठन है। जो भारतीय वन सर्वेक्षण है वो जो है वन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत जो है कार्य करने वाला एक संगठन है। इसकी प्रमुख बिंदु क्या क्या है, तो 2000 जो कुल वन या वन आरक्षण है उसमें जो है उसका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बढ़ गया। जैसे कि 2021 में जो है ये 24.62% था, अब वही जो है उसके भौगोलिक क्षेत्र में विस्तार हो गया और वो जो है 25.17% तक जो है बढ़ गया है। इसमें जो है 21.76% वन आवरण और 3.41% वृक्ष आवरण शामिल है। वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि वाले राज्य जो है उसमें छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान है। 19 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक क्षेत्रफल पर वन आवरण मौजूद है। इसमें से 8 जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में जो है 75% से अधिक वन आवरण है। तो 75% से वन आवरण अधिक कहाँ है, उसमें 8 राज्य है, 8 जगह शामिल है, उसमें राज्य भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। जैसे कि मिजोरम हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ठीक है,
मिजोरम हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मणिपुर हो गया। यहाँ पर जो है 75% से अधिक वनावरण है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में देश के कुल भू क्षेत्र में कम से कम 1/3 भाग को वन या वन आच्छादित करने का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा जो मैंग्रोव आवरण है उसमें देश के कुल मैंग्रोव आवरण जो है वह 4,992 वर्ग किलोमीटर में है और इसमें जो है 2021 की तुलना में 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। और गुजरात में जो ये कमी देखी गई है, गुजरात में खासकर ये कमी देखी गई है और जो है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में जो है इसकी वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा जो है भारत का कार्बन स्टॉक जो है वो 30.43 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य तक पहुंच गया है और यह दर्शाता है कि 2005 के आधार वर्ष की तुलना में भारत पहले ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच चुका है, जबकि 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन का लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा जो बांस आधारित क्षेत्र है उसका विस्तार हुआ है। देश में बांस आधारित क्षेत्र का विस्तार जो है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है और वर्ष 2021 में जो पिछला आकलन हुआ था उसकी तुलना में बांस क्षेत्र में जो है 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा जो है हम लोगों का अगला न्यूज है वो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने जो है कुवैत की पहली आधिकारिक यात्रा की थी, तो उसको लेकर है। तो इस अवसर पर जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको कुवैत के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया। इसके अलावा जो है इस यात्रा के बहुत सारे परिणाम हैं, जैसे कि जो रणनीतिक साझेदारी है उसको बढ़ावा मिलेगा। भारत और कुवैत जो है अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है जिसका मुख्यालय भारत में है, भारत ने सतत ऊर्जा सहयोग के लिए कुवैत को जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के फैसले का स्वागत किया है। इसके अलावा एशियन कॉरपोरेशन डायलॉग जो होता है उसमें क्षेत्रीय सहयोग में जो है एसीडी का महत्व के बल पर बल दिया गया है और एशियन कॉरपोरेशन डायलॉग का उद्घाटन जो है 2001 में एशिया की सामूहिक शक्ति का लाभ उठाने के उद्देश्य से किया गया था। इसमें 35 देश शामिल है और भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य रहा था। इसके अलावा जो है भारत और जीसीसी सहयोग जो है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि कुवैत जो है वो जीसीसी का हिस्सा है। तो कुवैत ने भारत और जीसीसी, जिसको खाड़ी सहयोग परिषद कहा जाता है, उसके सदस्य देशों के बीच जो है मजबूत संबंधों का समर्थन करने की बात कही है और वर्तमान में जो है जीसीसी की अध्यक्षता जो है वो कुवैत के पास है। ठीक है, तो हम लोग जीसीसी को देखते हैं। पहले जीसीसी जो है जिसको खाड़ी सहयोग परिषद कहा जाता है, ये खाड़ी के अरब देशों के बीच सहयोग परिषद की स्थापना जो है 1981 में किया गया और इसे जो है जीसीसी भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय जो है रियाद सऊदी अरब है। ये जो है एक क्षेत्रीय संगठन है, इसमें 6 सदस्य शामिल हैं। इसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या है, जो इसके सदस्य हैं उस सब के बीच, क्योंकि ये सारे खाड़ी देश हैं और इसके पास जो है तेल का भंडार है, तो ये जो है सदस्यों के बीच में समन्वय, एकीकरण और अंतर संबंध बढ़ाता है। इसके अलावा जो है जीसीसी भारत के तेल निर्यात में आयात में जो है 35% और गैस आयात में जो है 70% का योगदान देता है। तो इसलिए जो है, और सबसे बड़ी चीज है इस बार जो है अध्यक्षता कुवैत कर रहा है, तो इसलिए जो है कुवैत भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा जो है नवीनीकृत संस्कृति आदान प्रदान कार्यक्रम पर दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं, जो 2025-29 के लिए है और यह कार्यक्रम कला, साहित्य, संस्कृति को बढ़ावा देगा। इसके अलावा जो है भारत में आतंकवाद से निपटने और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चौथे दुशांबे प्रक्रिया चरण की मेजबानी के लिए कुवैत की सराहना की गई है। इसके अलावा जो है भारत कुवैत का संबंध वर्तमान में क्या है, तो सबसे पहला जो है वो व्यापार का संबंध है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत और कुवैत के बीच में जो है कुल 10.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ था और भारत जो है इस व्यापार में घाटे की स्थिति में है हालांकि, लेकिन घाटे की स्थिति में रहते हुए भी जो है यह व्यापार काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है ऊर्जा से जुड़े हुए संबंधित विषय शामिल है। इसके अलावा जो है ऊर्जा सुरक्षा में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुवैत ने भारत की कुल ऊर्जा जरूरतों का 3% प्रदान किया था और ये भारत का 9वां सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है। इसके अलावा जो है कुवैत में लगभग 1 मिलियन भारतीय रहते हैं, जो संख्या और कार्यबल के हिसाब से कुवैत का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है, तो इसलिए कुवैत को भी जो है भारत का सहयोग जरूरी हो जाता है।
इसके अलावा जो अगला है वो संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद को लेकर है, यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन बी लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद क्या है? तो इसकी स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र की आंतरिक न्याय प्रणाली में स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महासभा ने आंतरिक न्याय परिषद की स्थापना की है। इसमें जो है 5 सदस्य होते हैं और ये जो है कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि इसमें शामिल होता है। इसके अलावा जो है प्रबंधन का एक समिति होता है और इसमें जो है 2 बाहरी न्यायविद होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। इसकी नियुक्ति जो है महासचिव द्वारा सदस्यों की नियुक्ति की जाती है और इसका कार्यकाल क्या है? तो इस परिषद को जो है संयुक्त राष्ट्र विवाद अधिकरण और संयुक्त राष्ट्र अपीलीय अधिकरण में न्यायाधीशों के रिक्त पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों को खोजने का कार्य सौंपा है और यह महासभा को संयुक्त राष्ट्र न्याय प्रणाली के प्रशासन पर भी अपने विचार प्रस्तुत करती है। इसके बाद जो हमारा अगला है वो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर है। जो गुजरात का मिसाली गांव है वो भारत का पहला सीमावर्ती सौर ऊर्जा गांव यानी सोलर विलेज बन गया है, गुजरात का मिसाली गांव। और इस गांव में जो है 100% बिजली की आवश्यकता गांव में उत्पादित सौर ऊर्जा से पूरी होती है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत इस गांव के सभी घरों के ऊपर सोलर रूफ टॉप स्थापित किए गए हैं। जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, यह योजना जो है 2024 में शुरू किया गया था और इसमें जो नोडल मंत्रालय है वो केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है और इस योजना की अवधि जो है 2026-27 तक है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो घर के रूफ हैं उस पर जो है टॉप सोलर पैनल स्थापित करना है और ये जो है 1 करोड़ परिवारों को जो है प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी उपलब्ध कराएगा। तो ये इसके लक्ष्य रखे गए हैं, ठीक है। और गुजरात का जो मसाली गांव है वो भारत का पहला सीमावर्ती और सौर ऊर्जा गांव यानी सोलर विलेज बन गया है। इसके बाद जो हमारा अगला है वो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने आवास और अन्य बनाम आरबीआई मामले में जो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है उसके 2008 के फैसले को खारिज कर दिया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अपने फैसले में बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड के बकाया पर 30% से अधिक ब्याज वसूलने के अनुचित व्यवसाय गतिविधि मानते हुए इस पर रोक लगा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान निर्णय के बाद क्रेडिट कार्ड के बकाया पर 30% से अधिक ब्याज वसूला जा सकता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग क्या है? तो इसकी स्थापना जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 1988 में किया गया था। ये जो है अर्ध न्यायिक आयोग है। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या रिटायर्ड न्यायाधीश या हाई कोर्ट के वर्तमान या रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है उसके निर्णय के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसका कार्य क्या है? तो ये 2 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाले मामलों पर विचार करती है। इसके अलावा ये जो है राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग या जिला उपभोक्ता फोरम्स के आदेशों के खिलाफ अपील सुनना और उसके निर्णयों पर पुनरीक्षण भी करता है। इसके अलावा जो अगला है वो बायो बिटुमेन को लेकर है और केंद्रीय परिवहन मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के नागपुर मनसर बाईपास सेक्शन पर बायो बिटुमेन से बने भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया है। बिटुमेन जो है वो कच्चे तेल के अवसान से प्राप्त एक काला पदार्थ है और ये चिपचिपा होता है। इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से सड़क बनाने और जलरोधक बनाने में किया जाता है। बायो बिटुमेन जो है ये कार्बनिक तत्वों से बना होता है और इस तरह बिटुमेन को जो है पेट्रोलियम मुक्त विकल्प के तौर पर भी देखा जाता है। बायो बिटुमेन के उदाहरण क्या है? तो जो बायो चार है, पराली है, लिगिन है, बायो ऑयल है, ये सारे बायो बिटुमेन के उदाहरण हैं। इसका उपयोग जो है बिटुमेन के बदले या बाइंडर मिश्रण में बिटुमेन की मात्रा को कम करने के लिए किया जा सकता है। इसका लाभ क्या है कि बिटुमेन के आयात में जो है इससे कमी आती है, पराली जलाने की समस्या से निजात मिलता है और बायो इकोनॉमी को जो है बढ़ावा मिलता है। सड़क निर्माण के लिए अनुसंधानीय तरीके क्या क्या हैं? जैसे कि कॉपर स्लैग है, जियो टेक्सटाइल है, कोल्ड असफॉल्ट मिश्रण है। ये सारे जो है सड़क निर्माण के लिए अन्य संधारणीय तरीके हैं जो पर्यावरण को जो है बढ़ावा देता है। इसके अलावा जो है मम्स रोग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और तमिलनाडु के केंद्र सरकार से सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में मम्स रोग का टीका शामिल करने का अनुरोध किया गया है।
ठीक है। जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है उसके तहत 12 बीमारियों के खिलाफ निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था की गई है और इसमें देश भर की जो है 9 बीमारियां शामिल है, जैसे कि डिप्थीरिया हो गया, टेटनस हो गया, पोलियो हो गया, खसरा हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि जो रोटा वायरस डायरिया हो गया, न्यूमोकोकल निमोनिया हो गया, जापानी इंसेफेलाइटिस हो गया। इन सब के खिलाफ भी जो है टीकाकरण इसमें शामिल है। मम्प्स रोग क्या है? तो ये जो है एक संक्रामक वायरल रोग है और ये लाल ग्रंथियों को प्रभावित करती है और ये आमतौर पर हल्का और शव सीमित होता है। ये बच्चे और वयस्क युवाओं में संबंधित एक गंभीर बीमारी है। इसके लक्षण क्या हैं? तो इससे जो जबड़े हैं उसमें दर्द होता है और सूजन भी आ जाता है। इससे बुखार, थकान और भूख ना लगना, सिर दर्द जैसी बीमारी होती है। इसके अलावा जो है मम्प्स वायरस के लिए केवल मनुष्य होस्ट होता है। यह रोग संक्रमित व्यक्ति के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से या संक्रमित व्यक्तियों के ऊपरी श्वसन पथ से निकली हवा के माध्यम से जो है ये फैलता है। ठीक है। और जो तमिलनाडु है वहाँ पर तमिलनाडु सरकार जो है वो केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है उसमें मम्प्स रोग का टीका को भी शामिल किया जाए। इसके बाद जो अगला है वो कक्ष को लेकर है, कक्ष का रन गुजरात। और हाल में ही प्रधानमंत्री ने पर्यटकों को रण उत्सव के लिए जो है कक्ष के रन में जाने का सुझाव दिया है। ठाडो टेंट सिटी, ठीक है। कक्ष के रन के बारे में क्या है? तो प्राचीन भूवैज्ञानिक बदलावों के कारण जो है अरब सागर पर यह उथला क्षेत्र जो है अब मौसमी लवणीय दलदल और मरुस्थलीय क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है और इसी से जो है इसका निर्माण हुआ है। ये जो है कक्ष का रन है। इसकी भौगोलिक विशेषता क्या है? ये जो भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच फैला हुआ है। इसमें ग्रेट रन और लिटिल रन शामिल है। ये जो है जैव विविधता को भी बढ़ावा देता है। यहाँ पर जंगली गधा अभ्यारण्य स्थित है और यह स्थान भारतीय जंगली गधे खुर का जो है एकमात्र पर्यावास है। कक्ष का रन जो है बेलनाकार मिट्टी के भूंग यानी झोपड़ियों वाली आदिवासी बस्तियों, कच्ची कढ़ाई, रोगन चित्रकला यानी जो जिसको जीआई टैग भी प्राप्त है उसका जो है एक केंद्र बन गया है। तो प्रधानमंत्री जी ने पर्यटकों से जो है रण उत्सव के अवसर पर कक्ष के रन जाने का सुझाव दिया है। और ये जो है अरब सागर का एक उथला क्षेत्र है जो अब मौसमी लवणीय दलदल और मरुस्थलीय क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। तो हालांकि ये जो है दलदली भाग है। इसके बाद जो हमारा अगला है वो लेसेथो को लेकर है, जिसकी स्थानीय जो है मासेरू है। ठीक है, ये लेसेथो, इसकी राजधानी मासेरू है। भारत में खाद्य सुरक्षा और पोषण का समर्थन करने के लिए मानवीय सहायता के रूप में लेसोथो को जो है 1000 मैट्रिक टन चावल सहायता के रूप में भेजा जा सकता है। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? तो ये देश जो है स्थल रुद्ध देश है, यानी कि इसका कोई भी किराना जो है सागर वगैरह से नहीं लगता है। ये चारों तरफ जो है देश से घिरा हुआ है और लेसोथो पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका के भीतर स्थित है। इसे जो है द माउंटेड किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर पर्वत के रूप में जो है ड्रैकेंसबर्ग और मालुटी पर्वतमाला है और यहाँ पर जो है ऑरेंज नदियां हैं और ये जो है दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़ी नदियों में से एक है ऑरेंज नदी और ये जो है लेसोथो उच्च भूमि से निकलती है। ठीक है, तो ये है लेसोथो दक्षिण अफ्रीका का। ऐसा ही इसमें हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं।